नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूर्वावलोकन श्रृंखला हम लोगों की निरंतर रूप से जारी है। आप लोगों का भी निरंतर रूप से प्यार मिल रहा है, या मैं कहूं उमड़ रहा है तो अच्छा शब्द होगा। तो ये आज इसका 8वां कक्षा रहेगी है ना। और आज हम ऊष्मा और ऊष्मागतिकी चैप्टर को करीब 90 सवाल हैं, तो मैंने सोचा है 1 घंटे में ही लगभग कंप्लीट उड़ा देंगे। थोड़ी सी स्पीड अपनी बूस्ट कर लेंगे, जहां समझाने ऐसी चीजें हैं वहां मैं आपको चीजें समझाता भी चलूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो आज का पहला चैप्टर है ऊष्मा और ऊष्मागतिकी। पहला क्या आज माफ कीजिए, यही चैप्टर 1 है ठीक है। तो देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या कह रहा है कि वह ताप बिंदु है ना। इसमें मेनली टेम्परेचर से जैसी चीजें हैं कि क्वथनांक किसे कहते, जैसे जैसे शब्द आते जाएंगे मैं आपको आसान भाषा में अपना समझाता चलूंगा कि क्वथनांक क्या है, गलनांक क्या है, हिमांक क्या है, ये शब्द आपके संघनन क्या है ना। ये शब्द बीच बीच में परेशान करेंगे तो इनको हम परेशान कर लेंगे, क्या हो गया, ये हम परेशान करेंगे, हम इन्हें परेशान करके समझ लेंगे, मतलब ठीक है। चलिए तो देखते हैं पहला सवाल। पहला क्वेश्चन है कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है। तो ये पूछ रहा है कि मतलब ऐसा कोई वो हो तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको त्रिक बिंदु या ऐसा बोलते हैं, है ना, त्रिक बिंदु बोलते हैं उसको। जल का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो केल्विन में लगभग एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बता दूंगा अभी, मुझे मतलब दिमाग से कभी कभी ऐसा होता है ना, माइंड से कोई चीज स्लिप हो गई जी, तो वही वाला चक्कर है ना। तो इसका आंसर क्या है, त्रिक बिंदु। अब देखो ये बहुत सिंपल सवाल है, जैसे ऐसा सवाल हो, है ना, आपको अता पता नहीं है, मान लो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है इसमें का सवाल, लेकिन अब आंसर लगाना है। तो सवाल पढ़ के अब देखो ना, क्या उसको क्वथनांक कहोगे, क्या उसको गलनांक कहोगे, क्या हिमांक कहोगे, है ना। ये तीनों तो बेसिक चीजें मैं आपको बता भी देता हूं क्या क्या होती हैं। मतलब सवाल देख के आपको आंसर खुद समझ में आ जाएगा। इसका आंसर यार त्रिक बिंदु ही होना चाहिए। मतलब तुक्का लगाने वाली जो तकनीक होती है वो ये होती है, जहां आपको खुद से थोड़ा सा इंटरनली समझ में आ रहा हो कि इसका आंसर ये होगा। क्वथनांक किसे कहते हैं आप समझिए, बॉइलिंग पॉइंट। जिस ताप पर कोई चीज उबलने लगे वो उसका क्या होता है, क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। गलनांक क्या होता है, ऐसा ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु क्या है, गल जाने, द्रव का स्वरूप ले ले, उसको कहते हैं गलनांक। हिमांक किसे कहते हैं, ऐसा कोई टेम्परेचर जिस पे द्रव ठोस में जमना शुरू हो जाता है वो क्या कहलाता है, उसका हिमांक कहलाता है। तो हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, गलनांक मतलब गलने वाला पॉइंट, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बेसिक शब्द हैं, आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो 3 तरह की चीजें होती है, चालन, संवहन, विकिरण। अभी आगे हम उसको और डिटेल में देख लेंगे। तो संवहन द्वारा पूछ रहा है ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है किसमें, और आपको ध्यान रखना है संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण ठोस में नहीं हो सकता है। ठोस में क्या है, संवहन की जो है काम नहीं करता है। तो संवहन किस में काम करेगा, केवल द्रव और गैस में। तो देखो द्रव और गैस कहां है, तो इसमें ठोस है, ये गलत हो गया, इसमें ठोस है, ये गलत हो गया, और द्रव और गैस ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सेकंड का। अगला सवाल देखते हैं। थर्मल फ्लास्क में लंबे समय तक तरल या गर्म या ठंडा रहता है। मतलब थर्मल फ्लास्क, अरे वही मिल्टन वाली बोतल आपकी, उसकी बात चल रही है। ये जो आपकी मिल्टन वाली बोतल है, अब मैं मिल्टन ना कहूं, मतलब जो आपकी ठंडा या गर्म रखने वाली बोतल है वो क्या है, लंबे समय तक तरल या गर्म या ठंडा रहता है, क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। उसका चक्कर क्या है, उसमें उन्होंने ना तो अंदर की हीट बाहर जा रही है, ना बाहर की हीट अंदर आ रही है, इस प्रकार का मैकेनिज्म कर रखा है। तो वो तीनों ही चीजें होती हैं उसमें, ना तो चालन द्वारा, ना संवहन द्वारा, चालन या संचालन कुछ भी हो सकता है, ना तो चालन द्वारा, ना संवहन द्वारा, ना विकिरण द्वारा। तीनों में से किसी के द्वारा भी ऊष्मा की क्या होती है, उसमें हानि या प्राप्ति नहीं होती है ना। तो क्या हो, मतलब उसमें ठंडा पानी भर के रख दो तो जी ठंडा ही रहेगा, गर्म चाय भर के रख दो तो जी गर्म ही रहेगी, ठीक है। चाय प्रेमी आप में से कौन कौन है, कमेंट करके बताइए। मैं तो हूं, है ना। चलो खैर, तो जो भी उसमें ठंडा होगा, तो मैं क्या करता था जब मैं पढ़ता था, तो लाइब्रेरी मेरे पास वो 500 या 600 ml वाली जो बोतल आती मिल्टन की वो था, तो मैं अमूल का एक फुल क्रीम दूध का पैकेट लाता था और उसको जो है उसमें बढ़िया प्योर दूध वाली चाय बना के उसमें बोतल में भर के ले जाता था, है ना। और वहाँ जो है लाइब्रेरी के माफ कीजिए, लाइब्रेरी के लॉकर में मैंने वो कागज वाले कप नहीं होते वो ला के रख रखे थे, बढ़िया उसमें चाय की आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद पीता रहता था। जाड़ों में खासकर मैं ये मैकेनिज्म बहुत अपनाता था। खैर ठीक है, तो सी आप ध्यान रखेंगे, अब उसमें जो है किसी भी तरीके द्वारा ऊष्मा की हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है।
अगला सवाल देखते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन से उसी वाष्प के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है। हाँ भाई साहब, भाप के ऊपर कभी हाथ लगा के देखना, और जल से, अगर आप भाप से कभी जले हों, भगवान की कृपा से, दया से मैं नहीं जला हूं और संभवतः आप भी नहीं जले होंगे, ना जलें। यार खांसी बहुत उठ रही है, माफ करना। खांसते हुए मास्टर से पढ़ने की आदत डाल लो, और पता नहीं कब तक साथ नहीं छोड़ेगी। ये तो मतलब ऐसी हो गई है कि जी मैं आपके साथ लॉन्ग टर्म में रहूंगी, है ना। चलो खैर, तो क्या है कि उससे क्यों ज्यादा जलन महसूस होती है? तो जब आप, ऊष्मा क्या होती है, जब कोई आदमी, मतलब आदमी नहीं, जब कोई द्रव से गैसीय अवस्था में आया, तो भाई साहब स्टेट चेंज हो गई उसकी। स्टेट चेंज होने में क्या हुआ? ज्यादा पैसा ले रहा है। ज्यादा पैसा ले रहा है मतलब ज्यादा ऊष्मा अपने पास रख रहा है, गुप्त ऊष्मा है उसके पास। गुप्त ऊष्मा काहे की? बोले जी तुम मुझे द्रव से गैस में परिवर्तन कर रहे हो तो कुछ तो दो। तो क्या दिया उसके पास? जो एक्स्ट्रा हो गया वो हो गई गुप्त ऊष्मा, है ना। गुप्त ऊष्मा उसने एक्स्ट्रा ले ली, गुप्त है वो, जैसे आपके पास होती है गुप्त मनी, है ना, ऐसे ही उसकी गुप्त ऊष्मा है। तो जब गुप्त ऊष्मा है मतलब क्या हुआ कि वो ज्यादा गर्म है। ऊष्मा का क्या मतलब? वो गर्म आई, मतलब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जल से 100 डिग्री सेंटीग्रेड की जो ऊष्मा है वो ज्यादा गर्म है, और जब ज्यादा गर्म होगी तो ज्यादा जला देगी, सिंपल सी बात है। तो क्या, तो उसमें क्या होती है? अधिक ऊष्मा होती है या गुप्त ऊष्मा होती है, ये याद रखोगे। तो इसमें क्या होगा? वाष्प एक गैस होती है, इससे क्या मतलब है? ऐसे तो हम किसी भी गैस से जल जाए, है ना। वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, वाष्प अधिक ज्वलनशील होती है, नहीं, वाष्प द्वारा अधिक दाब। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, फोर्थ का। अगला सवाल देखते हैं। अब देखो, मतलब 10 बार ये सवाल रिपीट हुआ है, कभी ऐसे कान पकड़ेगा, कभी ऐसे पकड़ लेगा, कभी ऐसे पकड़ लेगा, मतलब घुमा फिरा के ये सवाल कई बार आया है। देखते चलो, एक बार समझा दिया है, फटाफट निकलेंगे। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों? क्योंकि भाप में क्या होती है? गुप्त ऊष्मा होती है। गुप्त ऊष्मा समझ में आ गई ना जी, तुम मुझे परिवर्तन कर रहे हो तो क्या चाहिए? गुप्त ऊष्मा चाहिए, है ना, एक्स्ट्रा मामला चाहिए कुछ। चलो 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? देखो भाई साहब, ये मैथमेटिकल चीज भी ना है और निरी वो भी ना है, थ्योरेटिकल चीज, समझ लो। 100 डिग्री बर्फ, 0 डिग्री बर्फ की बात कर रहा है, तो बर्फ से जब वो द्रव वाले, जैसे 0 डिग्री पे बर्फ है, इससे 0 डिग्री वाले जल में चेंज होने के लिए 80 कैलोरी प्रति ग्राम गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है ना। यहां भी ग्राम की बात चल रही है, 1 ग्राम है तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम। तो काहे के लिए चाहिए? पहले जी आप भाई साहब उससे परिवर्तन कर रहे हैं, हे प्रभु आप बर्फ से द्रव में परिवर्तित हो जाओ, तो कह रहा है लाओ 80 कैलोरी लाओ, 80 कैलोरी आपसे मांग रहा है, तो 80 कैलोरी तो बर्फ से जल में परिवर्तित होने को चाहिए। प्लस फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड जल से 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल जाने को कितनी चाहिए? 100 कैलोरी चाहिए, 100 कैलोरी प्रति ग्राम चाहिए। मतलब ये प्रूवन है और हम जोड़ रहे हैं। और जब जल भाई सब 100 पे पहुंच गया, अब बात से कह रहे हैं भाई तू भाप में बदल जा। अब भाप में जब वो बदलेगा तो कह रहे हैं लाओ 540 कैलोरी, मतलब गुप्त ऊष्मा के तौर पे चुपचाप ले जा रहा है, कितनी? 540, है ना। तो 540 फिर चाहिए, जोड़ लो सबको, 0 8 और 4 12 2 5 6 1 7, मतलब 720 कैलोरी ले लेगा भाई साहब। मतलब कोई बर्फ का टुकड़ा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसे भाप बनाओगे 720 कैलोरी प्रति ग्राम, उसको क्या चाहिए? उसको ऊष्मा की जरूरत होगी। देखो कहां है 720? ऑप्शन नंबर सी में है, तो 6 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों बराबर? इतनी बार ये सवाल पूछा गया है, मतलब थोक के भाव, ये कहते हैं ना थोक के भाव, वैसे ही सवाल पूछा गया है ना। तो इसका फार्मूला होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर ज्ञात करने का, क्या होता है? C/5 बराबर F - 32/9। ठीक है, इसका आंसर क्या है कि मतलब जो पाठ्यांक, जो -40 डिग्री पाठ्यांक होता है ना, वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। फॉर्मूले में रख के देख लेते हैं -40, देखो तो C/5 बराबर, अगर हम f का मान, इसका क्या मतलब है? अगर मैं f का मान -40 रखूं तो c का मान भी -40 आए, रख के देख लेते हैं। -40 - 32/9। अब अगर आप गणित पढ़े होगे तो माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस हो जाते हैं। तो 40 और 32 क्या हो जाएंगे? 72। ये हो जाएगा 72/9 और 9 8 72, -8 हो गया। तो C/5 बराबर -8 और C बराबर, ये इधर जाके गुणा हो जाएगी जी -40। मतलब -40 अगर मैंने f का मान रखा तो -40 ही c का मान आया। इसका क्या मतलब हो गया? मैथमेटिकल प्रूवन हो गया। बाकी आप याद कर सकते हो कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में -40 पे दोनों का पाठ्यांक क्या होता है? सेम होता है। बहुत बार सवाल पूछा गया है।
कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमान समान रहते हैं? तो सेंटीग्रेड और तापमान फ़ारेनहाइट कितने में समान रहते हैं? -40 पे। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किस बिंदु पर, अगला सवाल देखते हैं, है ना, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना हो जाएगा? अब वो क्या पूछ रहा है? दुगना हो जाएगा, यानी F बराबर क्या हो जाएगा? 2C होना चाहिए। फ़ारेनहाइट तापक्रम सेल्सियस का दुगना होना चाहिए, तो F का मान 2C रख देंगे उसी वाले फॉर्मूले में। C/5 बराबर F माइनस 32/9। F का मान 2C रखोगे तो C/5 बराबर 2C माइनस 32/9, इधर उधर गुणा कर लेंगे तो 9C बराबर क्या हो जाएगा? 10C। 5 दूनी 10C और माइनस 32 से गुणा होगी तो 32 पंजे 3 पंजे 15 और 2 पंजे 10, 160 हो जाएगा। फिर क्या होगा? 160 इधर ले जाओ, पॉजिटिव में आ गया माइनस से, और 9C इधर आके घट जाएगा, है ना। तो C बराबर क्या आ जाएगा? 160 डिग्री आ जाएगा सेंटीग्रेड। तो 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा? फ़ारेनहाइट का मान क्या होगा? सेंटीग्रेड ताप का दुगना होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 9th का। अगला सवाल देखते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, आप बता, 104 डिग्री बुखार आ रहा है। अब 104 डिग्री बुखार क्या है? 100 डिग्री बुखार क्या है? वो जो आप जिससे नाप रहे हो वो आपके शरीर का टेम्परेचर नाप रहा है फ़ारेनहाइट में। किसी से मत कहते ना जी मुझे बुखार आ रहा था, भाई साहब 104 डिग्री सेल्सियस मेरे शरीर का तापमान था। सरकार खोल जाओगे। 100 डिग्री पे तो क्या होता है? मामला खोलने लगता है ना, क्वथनांक बिंदु है, उबलांक बिंदु है, हम कह सकते हैं। उबलांक बिंदु कोई ऑफिशियल शब्द नहीं है। आप कमेंट करने लगते हो कि सर आप क्या क्या बोलते रहते हो, तो क्वथनांक है, उबलने लगोगे 100 पे। तो वो क्या होता है? वो फ़ारेनहाइट में हम नापते हैं। जब उसको फ़ारेनहाइट को हम उसमें लेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में लेंगे तो उसका मान आता है लगभग 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। या मैं उसको कहता हूं मोटा मोटा 37 डिग्री सेल्सियस। और ये कितना होता है? ये होता है 98.4 फ़ारेनहाइट। तो देखो इसमें फ़ारेनहाइट है ना, ये केल्विन में दिया, ये भी गलत हो गया। तो 37 डिग्री सेल्सियस या 36.9 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। 98.4 है, कहीं 6 भी है, दोनों है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, केल्विन मान से मानव के शरीर का सामान्य ताप है। अब देखो भाई साहब, केल्विन से सामान्य ताप क्या होगा? देखो केल्विन क्या होता है? सेंटीग्रेड बराबर होता है 273 प्लस सेंटीग्रेड। केल्विन बराबर 273 प्लस सेंटीग्रेड। तो हम ये देख रहे थे कितने सेंटीग्रेड मान था? 37 लगभग। तो 273 में 37 जोड़ोगे तो 310 केल्विन उसका क्या होता है? मनुष्य के बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो ये फॉर्मूला है, इसको याद रख सकते हैं आप कि अगर किसी का तापमान केल्विन में आपसे पूछा गया है तो सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है उसमें 273 और जोड़ दो, वो मान प्राप्त हो जाएगा। और 310 इसमें है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 11 का। आगे देखते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर सेल्सियस में तापक्रम कितना है ना? तो 98.4 होता है और सेल्सियस में कितना होता है? 36.9 उसका सही मान होता है। तो 36.9 के आसपास क्या है? 36.89। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? फिर वही लौट फिर क्या वही सवाल। तो अब आगे ध्यान रखना, किसी का 101 डिग्री बुखार था तो 101 डिग्री क्या है? फ़ारेनहाइट है, वो आपके शरीर का टेम्परेचर है ना भाई। शरीर का टेम्परेचर 101 डिग्री सेल्सियस हो रहा था, मुझे बहुत तेज बुखार था। सरकार बाष्प बन जाओगे, उड़ जाओगे, क्वथनांक बिंदु है वो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो किस में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो अभी हम देख के आए थे पीछे। अब देखो कॉमन सेंस का सवाल है, कॉमन सेंस। अभी देख के आए थे अपन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस मान पे क्या होते हैं? समान होते हैं। तो अपन ने देखा था -40 पे समान होते हैं, तो मतलब इसमें तो माइनस है दोनों में। केल्विन में क्या होता है? केल्विन में माइनस का कोई चक्कर नहीं है, केल्विन में सब कुछ प्लस प्लस है, केल्विन में कुछ माइनस नहीं होता है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापक्रम 200 फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस में क्या होगा? तो वही वाला फार्मूला लगा दो, क्या? C/5 बराबर F माइनस 32/9। ये फार्मूला बहुत जगह काम में आएगा। देखो 2019 का रिसेंट सवाल है ना, तो आप इसको ध्यान रखोगे। कितना कह रहा है? 200 है तो F का मान 200 लगा दो। 200 माइनस 32/9 C/5 है ना। C बराबर हो जाएगा 200 में से जब 32 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 168 गुणा 5/9। किसी से कट रहा है? हाँ 3 से कट रहा है। 3 3 9, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 56 पंजे कितने हो गए? 5 पंजे 25, 280/3 हो गया। 280/3 जब काटोगे तो कितना आ जाएगा?
3 नेम 27 मतलब 93 से रिलेटेड कुछ है। अब देखो 2 ऑप्शन है, ये तो 2 वैसे ही कट गए। 3 नेम 27 बचा 1 और 3 93 यानी 93 समथिंग आएगा, तो 93.3 डिग्री आएगा। तो फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आप इसका सही आंसर बहुत सरल सवाल है, सिंपल फॉर्मूले में सिंपल चीजें रखनी है। तो फॉर्मूला आपको ये वाला याद होना चाहिए, c/5 बराबर f माइनस 32/9। ये फॉर्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दो तो कमरे का तापमान क्या होगा? भाई साहब आपको क्या लग रहा है, फ्रिज का दरवाजा खोल दोगे, फ्रिज का दरवाजा खोल दोगे तो जैसे फ्रिज ठंडा है ऐसे ही मेरा कमरा ठंडा हो जाएगा? तो जी एसी लगवाने की क्या जरूरत थी, मैं तो अपने बेडरूम में ही फ्रिज रख लेता साहब, रात को फ्रिज का ढक्कन खोल के सो जाता, ओ ठंडा ठंडा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फिर उसको क्या होता है अपेक्षाकृत बड़े एरिया को ठंडे करने वाली चीजें हो जाती हैं और उसमें से कुछ गैसेस भी निकलती हैं, तो उस वजह से क्या होता है एट लास्ट कमरे का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, ना कि कम होगा। ठीक है, तो इस बात को आप याद कर सकते हैं, रट सकते हैं, जो भी करना हो कर सकते हैं। तो कमरे का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। लो जी, रिसेंट में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 40 डिग्री यार आज तो बहुत खांसी उठ रही है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। लो जी फिर निकाल लो, मैं बार बार निकालूंगा, आगे से छोड़ता चलूंगा, ये लास्ट निकाल दे रहा हूं। अगर इस प्रकार का कोई सवाल आएगा तो फॉर्मूला बता के छोड़ता चलूंगा। ठीक है, आप लोग निकाल लेना। तो सी की जगह 40 रख दो, 40/5 बराबर f माइनस 32/9। ठीक है, ये कितना हो गया 8, 8 नेम 72, तो f बराबर क्या हो गया 72 प्लस 32 तो कितना हो गया 104 हो गया। 104 फ़ारेनहाइट उसका मान होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना है, तो ये बैठेगा 5, 10, ऐसे ही बताता हूं मैं, 10 और उधर जाके 10, फिर उसमें 10, 10 नेम 90, 90 प्लस 32 122 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 122, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मतलब दिमाग में मैंने सॉल्व कर लिया फॉर्मूला। चलो आगे चलते हैं। ठंडे देशों में ओ भगवान, एक मिनट रुक जाओ, पानी पी लेता हूं। ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है। तापमापी के रूप में ही वरीयता दे रहे हैं और किसी रूप में नहीं। अल्कोहल मतलब आपकी दारू है ना, उसको तापमापी के रूप में वरीयता दी जाती है। क्यों? अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है, अल्कोहल की ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है। ऊष्मा का मतलब है भाई ये गलत हो गया, अल्कोहल पारे से अधिक सस्ता होता है, ये तो कोई मतलब नहीं है। अल्कोहल विश्व का उत्पादन नहीं, तो उसका जो द्रव्यांक होता है वो क्या है, निम्नतर होता है ना। तो उसका जो द्रव्यांक है वो क्या है, बहुत कम होता है। इस वजह से उसको हम क्या करते हैं, तापमापी के रूप में यूज करते हैं। अगला देखते हैं। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है ना। हिमरोधी के तौर पर तो पानी के साथ मिक्स कर देते हैं उसको, तो वो क्या होता है, जल्दी जमता नहीं है ठंडे प्रदेशों में। इसका क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल यूज होता है इसमें, जल के साथ मिक्स कर देते हैं उसमें, और तो वो क्या होता है, जल्दी क्या होता है, जमता नहीं है। मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद सही कर सकते हो। एथिलीन ग्लाइकोल है ना। परम शून्य ताप क्या होता है भाई साहब? परम शून्य जो है जिसके नीचे शून्य होगा ही ना, मतलब इतना मिनिमम टेम्परेचर कि उसके बाद कोई टेम्परेचर ना हो। ठीक है, मतलब टेम्परेचर देखते 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 टेम्परेचर छच्चा कहां बिल्कुल जमीन में घुस गए कि सबसे छोटा टेम्परेचर यही है। मतलब निम्नतम ताप को क्या कह लेते हैं, परम शून्य ताप कह लेते हैं। ये तो शून्य हो गया, फिर परम लगा दिया हमने, बिल्कुल शून्य, उसके बाद का कोई शून्य नहीं है। तो किसी भी तापमान पर पैमाने का आरंभिक बिंदु सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप, तो न्यूनतम संभव ताप जो होता है वो क्या होता है, परम शून्य ताप होता है। गर्म करने से विस्तारण क्या होता है, केवल ठोस पदार्थ में होता है? नहीं, सब में होता है। पदार्थ का भार बढ़ा देता है, पदार्थ का घनत्व घटा देता है। हाँ देखो, घनत्व बराबर क्या होता है, और सभी द्रव्यों और ठोस पदार्थों में समान दर से होता है। समान से तो नहीं होगा, समान से तो नहीं होगा। घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। मतलब मान लो 1 किलो कोई चीज है और वो इस कमरे में है,
अब आपने उसे गर्म कर दिया, तो मैं आपको पहले बताऊं गर्म होकर आदमी फैलता है तो ठोस द्रव्य कौन से हमसे अलग है वो भी फैलेंगे भाई साहब। जब फैलेंगे तो उनका द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा लेकिन आयतन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा जगह में हो जाएंगे। जब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, घनत्व उनका घट जाएगा। मतलब पहले वो इतनी सी जगह में थे, है ना, इतनी सी जगह में थे, अब क्या हुआ, गर्म हो गए तो फैल गए, तो घनत्व क्या हुआ, इस एरिया में अब कम चीजें रह गई होंगी, बाकी बाहर फैल गई, गर्म हो गए, तो घनत्व क्या होता है, घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ये बात तो आपको याद हो गई होगी ना, गर्म होकर आदमी फैलता है, ये भी फैल रहे हैं। चलो, जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? जब बर्फ पिघलती है तो क्या होगा, आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है। देखो 4 डिग्री पर मैंने आपको बताया, 4 डिग्री पर क्या होता है, सर्वाधिक घनत्व होता है। सर्वाधिक क्या होता है, घनत्व होता है। मतलब सबसे ठुसा हुआ अगर जल का सिस्टम है ना, सबसे ठुसा हुआ जल का सिस्टम है तो 4 डिग्री पे होगा। 4 डिग्री पे घनत्व क्या होगा, सर्वाधिक होगा। और जब घनत्व सर्वाधिक होगा तो आयतन क्या होगा, आयतन क्या होगा, घटेगा, है ना। जब घनत्व सर्वाधिक होगा तो आयतन घटेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। समय की दृष्टि से दो द्रव्यों P और Q के लिए ताप 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव के नीचे आरेख में दिखाया गया है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि Q ऐसे गर्म हो गया, P ऐसे गर्म हो गया, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तापन प्रक्रिया में द्रव P द्रव Q की तुलना में सदा उष्णतर रहता है। उष्णतर मतलब गर्म। तो द्रव P क्या है, नहीं देखो P यहां से तो गरम 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 है, लेकिन यहां पे जाके Q एकदम गरम हो गया, और P देखो यहां कितना है। अब जैसे इसी बिंदु पे देख लें तो P यहीं पे ही है और Q कहां है, Q यहां पे है। मतलब सदा उष्णतर नहीं है, हमेशा नहीं है। तापन प्रक्रिया में दोनों ही द्रवों का ताप किसी भी समय एक सा नहीं रहा। नहीं, जहां ये दोनों काट रहे हैं वहां क्या है, ताप एक सा रहा है, क्योंकि देखो ये तापमान है तो यहां तापमान एक सा रहा है। P का ताप Q की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचता है। तो P का ताप, भाई देखो Q पहुंच गया इतने समय में, P पहुंचा इतने समय में, तो P तो बाद में पहुंचा, उल्टा है। Q का ताप P की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचता है। देखो Q यहां तक इतने समय में पहुंच गया और P इतने समय पहुंचा। ऑप्शन नंबर डी इस ग्राफ के हिसाब से सही आंसर है ना। ग्राफ देखना भी आपको आना चाहिए। मतलब ये हालांकि पुराने सवाल हैं, है ना, लेकिन एक नई प्रवृत्ति के सवाल है, इसमें आपसे किसी विशेष जानकारी की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला वाले सवाल क्यों मैं मना करता हूं, क्योंकि फॉर्मूला में आपसे स्पेसिफिक जानकारी की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें आपसे स्पेसिफिक जानकारी की आवश्यकता नहीं है। ये तो रीजनिंग का सवाल है एक तरह से मैं कहूं, मतलब टेम्परेचर का सवाल ना होगा, रीजनिंग टाइप सवाल है, ठीक है, तो ये सही होगा। अगला देखते हैं, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का मतलब है स्टेट, मतलब जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहो, टेम्परेचर को क्या करना, स्थिर रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, टेम्परेचर को स्थिर रखना। अगला सवाल देखते हैं, थर्मोस्टेट संबंधित है किससे? फिर वही सवाल आ गया, घुमा फिरा के, मैं कहता हूं ना कुछ सवाल घुमा फिरा के आ जाते हैं, तापमान से। तापमान को क्या रखता है, स्थिर रखता है। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो क्या कर रहा है? ऊष्मा को माप रहा है, ना जी। तापक्रम को माप रहा है, ना जी। किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित रखता है, किसी दाब से कोई मतलब नहीं है। तापमान को क्या रखता है, मेंटेन रखता है ना, टेम्परेचर को मेंटेन रखता है कौन, थर्मोस्टेट। अगला सवाल देखते हैं, ताप स्थायी। थर्मोस्टेट को हिंदी में लिख दिया इन्होंने ताप स्थायी। ताप स्थायी स्थिर ताप बनाए रखने का एक साधन है ना। किस चीज को स्थिर बनाए रखने का साधन है? वही चीज आ गई, टेम्परेचर को स्थिर रख रहा है। मतलब नॉर्मल सवाल है, इसमें मैं आपको कहानी बताऊं ऐसे ऐसे तो उसका कोई मतलब नहीं है, सिंपल सवाल है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर और थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? क्या कार्य है? टेम्परेचर को एक समान बनाए रखना, ठीक है, टेम्परेचर को एक समान बनाए रखना, ठीक है। चलो, या इसका आंसर रेफ्रिजरेटर है तो टेम्परेचर को कम करना भी हो सकता है ना, देख लीजिएगा। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है, और फ्रिज का जो तापमान होता है ना वो 2 से 4 डिग्री रहता है, जिससे क्या होता है, उनकी जो उसके जो भी हम उसके अंदर रखते हैं, जैसे मान लो फल सब्जियां हैं, उनकी श्वसन दर कम हो जाती है ना। जब श्वसन दर होती है तभी वो क्या होते हैं, पकते हैं श्वसन के कारण ही, और सड़ते भी उसी के कारण। ज़्यादा श्वसन दर हो जाती है, श्वसन दर स्लो हो जाती है इस टेम्परेचर पर। जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी नहीं पनप पाते हैं, है ना। तो इस वजह से जब सड़ेगा कब, जब उसके अंदर जीवाणु में बैक्टीरिया जाएगा, वो भी नहीं पनप पा रहे हैं इस टेम्परेचर पर। तो फ्रिज में चीज बढ़िया रहती है। 2 से 4 का इसमें 4 ही है, तो ऑप्शन नंबर ए लगाओगे, ठीक है। अब रेफ्रिजरेटर में 0 मत लगा देना, फ्रिज में 0 होता है ना। 0 तो ऊपर वाले रेफ्रिजरेटर में होता है, जो ऊपर की तरफ जो डब्बा होता है ना, नीचे तो क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है।
जब सीले बिस्कुट, हाँ भाई साहब ये बहुत बढ़िया प्रयोग है, बहुत बढ़िया सवाल है। जब अगर आपके घर में बिस्कुट सील जाएं, हमारे यहाँ क्या होता था, मेहमान आते थे, मतलब सबके यहाँ आते होंगे, आपके यहाँ भी आते होंगे, बिस्किट कटोरी में लग गए, मेहमान जाने का इंतजार कर रहे हैं हम, कब मेहमान जाएं, बचे हुए बिस्किट हम खाएं। मतलब छोटे पे तो ऐसे ही होता था, अब तो खैर नहीं। तो उसमें क्या होता था अम्मा हमारी पन्नी बांध के रख देती थी, पन्नी बांध के रख देती थी बचे हुए बिस्किट, कि कोई दूसरा रिश्तेदार आएगा तब काम में आ जाएंगे। तो उसमें क्या है, सील जाते थे। तो सीले हुए तो किसी रिश्तेदार को थोड़ी खिलाओगे, तब वो क्या होता था, हमारे नसीब में पड़ जाते थे कि चलो सीले हुए बिस्किट खा लो। लेकिन तब हमें ये नहीं पता था कि सीले हुए बिस्कुट को भी नॉर्मल करा जा सकता है ना। ये सवाल मैंने अपनी माताजी को भी पढ़वाया था कि देखो सीले हुए बिस्कुटों को आप ऐसे सही कर सकती थी। चलो, जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। क्यों? उसमें क्या होता है, जो अतिरिक्त नमी है ना, जो उसमें क्या हुई, सील कैसे गया, उसमें नमी घुस गई। भाई बिस्किट कैसे सील गया, कपड़ा कैसे गीला हो जाता है, उसमें नमी घुस जाती है। बिस्किट कैसे सील गया, उसमें नमी घुस गई। तो फ्रिज क्या करेगा, क्योंकि वहां नमी की कमी है, तो उसके पास की अतिरिक्त नमी क्या करेगा, अपने पास सोख लेगा। बिस्किट नॉर्मल, ओ जी कुड़ुम कुड़ुम अब खा लो मुझे, है ना, वो चक्कर है। तो ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आ जाती है नहीं, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी क्या होती है, अवशोषित हो जाती है ना। अतिरिक्त नमी क्या होती है, अवशोषित हो जाती है, वो अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। ला भाई ला, मुझे दे दे अपनी एक्स्ट्रा नमी। तो ये इसका सही आंसर होगा बी। अगला सवाल देखते हैं। नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं। बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। किसी भी पेय को, अब आप जानते हो कि बर्फ के टुकड़े किस पेय में डाले जाते हैं, उसको ठंडा बना देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब बर्फ गल के, अभी आपको पता होगा बर्फ गल के किस में जा रहा है, बर्फ गल के जा रहा है द्रव में। तो क्या करेगा, उसके पास जो गुप्त ऊष्मा लेगा वो क्या कहते हैं, परिवर्तन करने के लिए, स्टेट परिवर्तन करने के लिए गुप्त ऊष्मा जो चाहिए उसे, वो कह रहा ना जी मैं तो बर्फ का बर्फ रहूंगा, मैं तो नहीं पिघला। जब उसको पिघलाना है हमें तो उसको गुप्त ऊष्मा चाहिए। अब ऊष्मा क्या है, जिस द्रव में आपने डाला उसके बाद कुछ ना कुछ ऊष्मा है, वो उससे ऊष्मा ले लेता है। 80 कैलोरी ऊष्मा होती है, मतलब बर्फ से जल बनने के लिए चाहिए, 80 कैलोरी ले ली तो उसकी ऊष्मा कम हो गई, उसकी ऊष्मा कम हो गई, फलता पूरे द्रव की ऊष्मा कम हो गई, और द्रव क्या हुआ आपका, चिल्ड हो गया, ठंडा हो गया। ठीक है, तो क्या होता है, बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। हाँ जी सही है। बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो ये भी सही है, मतलब कथन भी सही है, कारण भी सही है, सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये प्रशीतक क्या है, फ्रिज की बात चल रही है। शब्द ऐसा लिखेंगे प्रशीतक, फ्रिज की बात चल रही है। रेफ्रिजरेटर देखो लिखा हुआ है, तो वो क्या है, उसका यूज करते हैं। ये बात ठीक है, वो अमोनिया का यूज करते हैं, और हम क्या करते हैं, हमारे में CFC भरी हुई होती है। अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। अरे भाई मेरे, कम ताप और द्रव, अगर परिवेश ताप पे वो किया जा सकता है तो हम अपने फ्रिज में भी तो अमोनिया लगा लेते। उसको द्रवित करने के लिए हाई प्रेशर की जरूरत पड़ती है और मेंटेन्ड टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। कारण गलत है, कथन सही है। तो ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 33वें का। अगला सवाल देखते हैं, थोड़ी स्पीड भी बढ़ाते हैं। नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं। यदि फ्रिज पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित होता है। जो तुम्हारा ऊपर वाला ढक्कन है ना फ्रिज का, उसको खोल के देखना भाई साहब, बर्फ जम गई हो तो उसको छुटा लिया करो। क्यों? क्योंकि उससे टेम्परेचर इफेक्ट हो जाता है, मतलब फ्रिज काम करना वो कर देता है। जैसे कुछ लोग होते हैं, अम्मा कहने लगी ना फ्रिज जमी हुई है, सही रहेगा, वो बर्फ है उसमें ना, उसको बर्फ को छुटवा लिया करो, या फिर क्या करिएगा, फ्रिज बंद कर दिया करो। जो फालतू बर्फ हो जाती है वो उसको प्रभावित करती है। बर्फ दुर्बल चालक है, तो क्या है, इस वजह से शीतलन प्रभावित। ए और दोनों सही है। स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण नहीं है। बर्फ एक दुर्बल चालक है, इस वजह से नहीं होगा। बर्फ हालांकि दुर्बल चालक है, लेकिन वो गैस वैस निकलने नहीं देता है। तो इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होना चाहिए। बाकी देख लेना, ए भी हो सकता है, बी ज्यादा मोस्ट प्रोबेबल बी सही आंसर होगा। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, चौड़ाई। भाई साहब मैं पहली बार पढ़ा तो मैंने कहा गणित वाला दिमाग लगा लिया, अच्छा वो तो उतना ही रहेगा, लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई घट जाएगी ना, चौड़ाई भी फैल जाती है। ऊष्मा पाके क्या होगा, कोई भी चीज हीट पाके फैलती है, सिंपल बात है। तुम गर्म हो लो अभी तो क्या करोगे, फैलोगे, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। तो वही वाला मैटर इनका है, ये भी फैलते हैं। सारी चीज हीट पाके क्या होगी, फैलेगी, चाहे वो हवा से ही, चाहे वो द्रव से। माफ करो यार, खांसी बहुत आ रही है, कोई बात नहीं।
तो शीशे की चर्बी क्या होती है, फैलती है। अब बहुत सारे बालक दवाई बताने लगते हैं, ठीक है, आपकी जो विद्या है वो सिर माथे है। मैं भी समस्त प्रकार की दवाइयाँ चेक कर चुका हूँ, मतलब प्रयोग तो मैं ला चुका हूँ, ठीक हो जाएगी, है ना। चलो खैर, तो शीशे की छड़ तो उसकी चौड़ाई भी बढ़ जाएगी, लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी, क्योंकि सारी तरफ से उसमें प्रसार हो रहा है, लंबाई चौड़ाई बढ़ती है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। नीचे दिए हुए एक धातु के गोलक और वलय के चित्रों पर ध्यान दीजिए। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बना के दे रहा हूं। ये तो है बॉल, ये तो है मान लो लोहे की बॉल, और ये क्या है, लोहे का सर्किल है, अंगूठी टाइप से है, बड़ी अंगूठा, अंगूठी नहीं अंगूठा मान लो इसको, अंगूठा है ना, एक बड़ा सा सर्किल जैसा है। तो क्या कह रहे हैं, पत्ती से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करें तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु के वलय को गर्म करें तो क्या होगा। ये कह रहे हैं कि पत्ती, देखो समझ लो इसको, पत्ती से बने धातु के वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है, मतलब ये इसमें डालें तो ये आ जाता है। यदि गोलक को गर्म कर दें तो फंस रहा है, और परंतु यदि धातु के वलय को गर्म क्या करें तो क्या होगा, निकल जाएगा। इसका क्या मतलब है, जब आप गर्म कर रहे हो तो ये फैल गया, सब चीज फैल रही है भाई साहब। जब गर्म करा तो ये गोलक क्या हुआ, ये गोलक फैल गया, और गोलक फैल गया तो इसमें जो होल था उसमें से निकल ही नहीं पाया। तो अब हमने क्या किया, इसको गर्म कर दिया, जब इसको गर्म किया तो ये भी फैल गया बाहर की तरफ, ये भाई साहब फैल गए, तो गोलक क्या हुआ, इसमें से निकल जाएगा। तो गोलक निकल सकेगा क्योंकि ताप के प्रसार के कारण वलय का व्यास बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर होगा। गोलक अटक जाएगा नहीं, गोलक निकल सकेगा क्योंकि छिद्र के व्यास में परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन होगा तभी तो निकलेगा रे। गोलक निकल सकेगा क्योंकि वलय में कोई परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, गोलक निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि जब तुमने उसे प्रेस कर दिया तो वो भी क्या हुआ, फैल गया। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूं। कभी आपने घर में अपने गैस में पाइप लगाया हो, एक तो क्या कहते हैं रेगुलेटर में लगा रहता है, दूसरा जो गैस में पाइप घुसेड़ते हैं, कभी अगर आपने वो लगाया हो तो वो आसानी से लगता नहीं है। उसको अम्मा क्या करेगी, किसी माचिस की तिल्ली से या मोमबत्ती से क्या करती हैं माता जी, उसको जला लेती हैं, उसको जलाती हैं, गरम कर बेटा तो लग जाएगा। अब जब गरम करने से लग जाएगा मतलब गरम होकर उसमें प्रसार हो गया। क्यों, उसमें भी तो अंदर क्या होता है, धातु की चीजें भी होती है उस पाइप में अंदर, बाहर से भले ही आपको लगता है। तो जब प्रसार हो गया वो आपने उसमें लगा दिया, गैस के चूल्हे में लगा दिया, और गैस के चूल्हे में लगाने के बाद क्या हुआ, फिर जब वो नॉर्मल हो गया तो फिर धातु सुखड़ के भाई साहब टाइट होकर लग गया। ये मैटर है, ऐसे ही ये है, ठीक है। सेम सवाल है, उस एग्जाम्पल से आप आसानी समझ सकते हो। अब जिनने गैस लगाई ही ना हो कभी, तो उसके तो सर के ऊपर से जाएगी, ठीक है। अब उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। देखो ये सामान्य काम है, घर के आपको आना चाहिए, जैसे सिलेंडर उठा के इधर से उधर रखना, चक्की से आटा लेके आना, गैस का चूल्हा लगाना, ठीक है, ये सब काम नॉर्मल काम है, आपको आने चाहिए। चलो, आजकल एक बड़ी समस्या है, बताऊंगा अभी, ठीक है, वरना आप कहोगे सर आप लगातार बात करते रहते हो, पढ़ाते लिखाते तो है नहीं। याद दिला दें, मैं भी बता दूंगा। दो धातुओं की पट्टियां एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़ी हुई हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है। ओहो, देख रहे हो किस प्रकार दोनों का मिलन हो रखा है, ए और बी का। गर्म करने पर अधिक फैलती है, यदि इससे जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह स्वरूप ग्रह, ए की बात कर रहे हैं, ए ये गलत टाइप है। ए गर्म करने पर अधिक फैलता है। जब ए गर्म करने पर अधिक फैलेगा तो आप समझो कोई चीज गोले में है, मान लो ये चीज है, इसके ऊपर मुझे कोई चीज लानी है, तो वो क्या होगा, लंबाई में वो चीज क्या होगी, बड़ी होगी। इसके अंदर कोई चीज लानी होगी तो वो लंबाई में छोटी होगी। अब जब ए ज्यादा फैल रही है तो क्या होगा, ए क्या होगा, ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो इस तरीके से मतलब देखो ये वाला हिस्सा क्या हुआ, ज्यादा हो गया, और खाली वाला हिस्सा कम हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं। तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया जाता है, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। हाँ, क्यों, क्योंकि तांबा क्या है, ज्यादा सुचालक है, किसका, ऊष्मा का। तो हीट उसने जल्दी एब्जॉर्ब की और जल्दी क्या हुआ, उसके अणु भागने लग गए और वो क्या हुआ, ज्यादा गर्म हो गया। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। कारण देखते हैं। तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। बात तो ये भी सही है कि तांबे का जो घनत्व है वो कांच के घनत्व से ज्यादा है, लेकिन कारण ये सही नहीं है। कारण उसका क्या था, क्योंकि वो ऊष्मा का सुचालक है, तो कारण गलत हो गया। मतलब है सही लेकिन व्याख्या सही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी कि ए और आर दोनों सही है, किंतु आर क्या है, ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों? नॉर्मल सवाल है ना, नॉर्मल सवाल है। तो इसमें क्या है, ठंडे का क्यों, क्योंकि वो हीट का जल्दी एब्जॉर्बर। आपको क्या लग रहा है, गर्म चीज ही हीट होती है?
ठंडा आइटम भी तो उसको भी टेक्निकली हीट ही बोलेंगे। तो उसने क्या किया, ठंड को एब्जॉर्व कर लिया। क्यों? क्योंकि वो गुड कंडक्टर है ना, सुचालक है, उसने हीट को एब्जॉर्व। आजकल मैं इंग्लिश के शब्द भी यूज करने लगा हूं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं सर आपका हिंदी समझ में नहीं आती, तो मैं भाई इंग्लिश के शब्द भी यूज कर ले रहा हूं, है ना। तो क्या है, गुड कंडक्टर है। अब उसने क्या हुआ, ज्यादा ठंड हुई तो वातावरण से जल्दी सोख ली। लकड़ी क्या है, बैड कंडक्टर है, इसी कारण से। तो लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, नहीं लकड़ी के गुटके की तुलना में ऊष्मा का अच्छा चालक है। ये सही है, ये सही है, ऊष्मा का चालक है, इसीलिए वो ठंडा हो जाता है जल्दी। आगे देखते हैं, यदि हवा का तापमान बढ़ता है, भाई साहब हवा का तापमान बढ़ लिया, अब क्या हुई, हवा फैलेगी, तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता। अब देखो तापमान बढ़ गया, हवा गर्म हो गई, क्या हुई, फैल गई। अब जब भाई साहब हवा फैल गई तो क्या हुआ, ज्यादा एरिया में हो गई, तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी। जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका एरिया बड़ा हो गया, फैल गई, जगह आ गई, उसके पास जगह आ गई तो ज्यादा जलवाष्प आ जाए, क्या फर्क पड़ रहा है। तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती, क्यों? ओस क्यों नहीं बनती है, क्योंकि बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। मतलब जैसे ही वो ओस बनेगी तो उसका फिर बाष्पीकरण हो जाएगा, और क्या होगा कि मतलब वो जलवाष्प के रूप में बदल जाएगी। तो क्या होगा, बाष्पीकरण की दर तेज, देखो कहां है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ए में ही है, बाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। आर्द्रता नहीं, आर्द्रता तो सिर्फ कौन नियंत्रित करता है, आर्द्रता सिर्फ एसी नियंत्रित करता है। कैसे नियंत्रित करता है आपको बताऊं, एसी में से आपने देखा होगा पानी टपकता रहता है, तो वो क्या करता है, आर्द्रता कम कर देगा आपके पास, आर्द्रता कम कर देगा तो आपको क्या होगा, ठंडक सी, और टेम्परेचर मेंटेन कर देगा तो आपको ठंड लगने लगती है। एसी वाला पानी कैसे टपकता है, आपके रूम की जो ह्यूमिडिटी, जो आर्द्रता है, वो उसने क्या की, वो उसने अपने अंदर ली और उसको संघनित करके क्या किया, पानी में चेंज कर दिया, है ना। तो आर्द्रता, जबकि फिर क्या कहते हैं, कूलर ऐसा कुछ नहीं करता है, तो ये गलत हो जाएगा, दोनों नहीं करते, दोनों तापक्रम सही नहीं पूछ रहा है। अच्छा क्या सही नहीं है, तो ये सही है, ये गलत है। एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है, परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता, ये भी बात सही है। दोनों वायु की गति को नियंत्रित करते हैं, ये बात सही है, हवा दोनों से आती रहती है। तो बी गलत है, तो वही पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक देखो क्या नियंत्रित करता है। वातानुकूलक का मतलब होता है एसी। तो तापक्रम और आर्द्रता, ऑप्शन नंबर बी। ये ध्यान रखना आप, कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है, मैंने आपको बता दिया एग्जांपल देके भी। कूलर में पानी थोड़ी ना टपकता है, टपकता भी है तो दिया गया पानी है वो टपकता है, एसी में से तो अपने आप पानी टपकता है, तो ये मैटर है, ठीक है, याद रखोगे आप। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस आधार पर होता है, तो किस आधार पर होता है, तो वो क्या करता है कूलर क्या करता है, हवा फेंकता है, और हवा तेज होने के कारण बाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। और बाष्पीकरण से ठंड कैसे लगती है, बाष्पीकरण से हमें राहत कैसे मिलती है, भाई साहब हमारा जो पसीना है, अब ये पसीना क्या होगा, ये बाष्पीकरण होगा, इसका हवा से इसका बाष्पीकरण होगा, और जब ये द्रव जल वाष्प में बदलेगा, मतलब क्या हुई, स्थिति परिवर्तन हो गई, क्या मांगेगा, पैसा दो, मतलब गुप्त ऊष्मा दो। तो गुप्त ऊष्मा ये कहां से लेगा, जब अवस्था परिवर्तन कर रहा है तो वो गुप्त ऊष्मा लेगा, और गुप्त ऊष्मा कहां से लेगा, हमारी बॉडी से ही लेगा। तो जब हमारी बॉडी से गुप्त ऊष्मा लेता है, मतलब हमारी बॉडी से ऊष्मा ले गया, हमें वायु से ठंडक लगने लगती है, ये चक्कर है सारा, ठीक है। क्या है, तो बाष्पन शीतलन करते हैं, बाष्पन द्वारा शीतलन करते हैं कौन, डेजर्ट कूलर। अगला देखते हैं, आपके जो ईयरफोन लगा के सुनते होंगे उनके कान में भी मास्टर की खांसी चुभती होगी ना, यार मैं समझ रहा हूं, दिक्कत तो है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से इसको जो है कमरे को ठंडा किया जा सकता है। एसी प्राय यही काम करते हैं। 45 में गए, आपने सुना होगा एसी गैस खत्म हो गई तो वो यही चक्कर है। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े जल्दी सूखेंगे। आर्द्रता का क्या मतलब है ना, इसमें आर्द्रता दी है 100% आर्द्रता का मतलब है वायुमंडल में उपस्थित नमी की मात्रा। वायुमंडल में पहले से कितनी नमी है, अब वायुमंडल में ज्यादा नमी होगी तो आप बताओ क्या होगा, ज्यादा नमी होगी कपड़ा देर से सूखेंगे, जैसे जाड़े में होता है, कम नमी होगी कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। टेम्परेचर ज्यादा हो, क्यों, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर होगा वाष्पन की दर बढ़ा देगा। तो क्या है देखो,
100 डिग्री आर्द्रता, भाई साहब आर्द्रता 100 डिग्री है, 100% है, तो कपड़ा सूखने का ही नहीं। 20% आर्द्रता, 20 डिग्री तापक्रम, 20% आर्द्रता, 60 डिग्री, तो आर्द्रता मिनिमम हो और टेम्परेचर मैक्सिमम हो, कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या, जल में जब कोई भी हम अशुद्धि मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है ना, क्वथनांक बढ़ जाएगा और जमाव बिंदु क्या होगा, क्वथनांक बढ़ेगा और जमाव बिंदु घटेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका 47 का सही आंसर होना चाहिए, है ना। उसका क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक उसका बढ़ जाता है और जो है जमाव बिंदु क्या होता है, घट जाता है। क्वथनांक बढ़ने का क्या मतलब है कि जो जिस लेवल पे उबल रहा था ज्यादा पे उबलेगा, जमाव मतलब पहले जम जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 47 का। अगला देख लेते हैं, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक और हिमांक बिंदु, तो क्वथनांक बढ़ रहा है, क्वथनांक बढ़ रहा है और जो हिमांक है मतलब जमने वाली चीज है वो घट रही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझो, क्वथनांक बढ़ रहा है मतलब अगर 100 पे पानी उबल रहा था ना तो वो अब 120 पे उबलेगा, क्वथनांक बढ़ गया। हिमांक कम हो गया मतलब अगर वो 0 डिग्री पे जम रहा था ना तो वो -3 या -4 पे जमेगा, क्वथनांक कम हो गया है ना, वो सॉरी हिमांक कम हो गया। इस बात को ध्यान रखोगे, इस तरीके से है। ठीक है, तो क्या होगा, क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे तो क्वथनांक तो बढ़ जाएगा, तो पहले बढ़ने वाला देखो किसमें है, इसमें क्रमशः बढ़ेंगे और हिमांक घटेगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 48 का। नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं, ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। हाँ बात सही है, क्यों मिलाया जाता है अभी समझा रहा हूं, नमक मिलाया जाता है। ठीक है, ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है, ठीक है बात तो सही है, तापमान कम होता है, लेकिन उसका इससे कोई मतलब नहीं है ना। तो अभी देखो पहले आपको समझा देता हूं, देखो नमक मिलाने से क्या होगा, जब आपने नमक क्या है एक अशुद्धि की तरह काम करेगा तो उसका पानी का क्वथनांक बढ़ जाएगा। ज्यादा ऊंचाई पे क्या होता है, वायुदाब कम होता है। वायुदाब कम क्यों होता है, क्योंकि ऊंचाई पे जाने जाने से क्या होता है, वायु का घेरा हमारे आसपास कम हो जाता है, तो वायुदाब कम होता जाता है। अब जब वायुदाब कम है तो पहाड़ों पे चीज जल्दी उबलने लगेगी, मतलब आपके यहाँ 70 पे, हमारे यहाँ 100 पे उबल रही है, वहां 70 पे उबल जाएगी। और जब आपने उसमें नमक मिला दिया, आपने नमक मिला दिया तो उसका क्वथनांक लेवल क्या हुआ, बढ़ गया, उसका क्वथनांक बढ़ गया तो क्या हुआ, वो अब 100 पे ही उबल रही है। और क्वथनांक बढ़ने से क्या होता है, जितने ज्यादा क्वथनांक पे कोई चीज उबलेगी उतनी ज्यादा उसमें ऊष्मा होती है, तो खाना क्या होता है, जल्दी पक जाता है। मान लो 70 पे उबल रहा है तो 70 ऊष्मा है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, 100 पे उबल रहा है तो 100 ऊष्मा है, तो 100 ऊष्मा जल्दी पका लेगी, तो इसलिए क्वथनांक बढ़ा देते हैं, है ना, क्वथनांक बढ़ जाता है। आपने देखा होगा अक्सर चावल बनाते समय भी हम लोग क्या करते हैं, हल्का सा नमक डाल देते हैं, तो उसका भी यही चक्कर है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा माफ कीजिए, नमक मिलाया जाता है, तो इसका कारण ये नहीं ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है, बात तो सही है, लेकिन उसका मेन रीजन इसका क्या है कि वहां वायुदाब कम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो दोनों सही है पर उसका स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, 49 का बी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप पर नियंत्रण रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न परत लगाई जाती है। तो थर्मल फ्लास्क जो होता है उसमें क्या होगा, रजत की अगर हम वो लगा देंगे, रजत पदक मतलब चांदी वाली परत लगा देंगे तो क्या होगा, ज्यादा देर तक मेंटेन रहता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह है, क्यों, सफेद कपड़ा का आपने देखा होगा, गर्मी में सफेद कुर्ता पजामा और इस टाइप की चीजें पहनते हैं, जाड़ों में ब्लैक कलर पहनना पसंद करते हैं लोग, है ना। अब मे भी हो सकता है कि आपको कलर का ज्ञान ना हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा नहीं क्या करना पड़ेगा, आपको उससे कलर का बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाएगा, आप पिंक में भी कई प्रकार के पिंक कलर जान सकोगे, बहुत सारे लोग समझ गए होंगे क्या करना पड़ेगा। खैर चलो, तो हल्का कलर क्या होता है, हीट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं करता, उसके पास हीट आई वापस भेज दी कि तू चली जा यहां से, मतलब तो क्या होगा आपको कम हीट तक लगेगी, तो उससे क्या होगा, आपको गर्मी कम लगेगी। यही काला कपड़ा पहन लो, काला सब अपने पास ले आता है कि आजा भाई मेरे पास आकर्षित हो जा, मेरे पास रुक जा, और जब मेरे पास रुक जाएगी तो हमें ज्यादा गर्मी लगेगी। तो सफेद कपड़ा क्यों आरामदेह है, क्योंकि अपने ऊपर पड़ने वाली सारी उष्मा को परावर्तित कर देता है, वापस भेज देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा अधिक ठंडे होते हैं, सेम बात है, तो प्रकाश का क्या करते हैं, पूर्णतः प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं,
नीचे दो वाक्य दिए गए, जाड़ों में पहनने के लिए हम सफेद कपड़ों को वरीयता देते हैं, ठीक है। सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं, दोनों बात सही है, सही स्पष्टीकरण है। अब समझा चुका हूं, सेम सवाल आ रहा है तो मैं अब सेम सवाल को आपको फिर से समझाऊं, वही बात, फिर से वही कहानी सुनाऊं, फिर से वही कहानी सुनाऊं, आप भी भग जाओगे, क्या है फालतू कहानी सुना रहा है। चलो, हल्के रंगीन कपड़ों में गर्मी में वरीयता दी जाती है, ठीक है। हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, दोनों बात सही है। कम अवशोषित कर रहे हैं या परावर्तित कर दे रहे हैं, दोनों बात सही है, तो वो ठीक है, उसका सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। शरीर की सतह से स्वेदन यानी पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है, किस पर? वातावरण के ताप पर, वातावरण की नमी पर, दोनों पर। देखो, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा पसीना आपको आएगा, ज्यादा गर्मी में ज्यादा पसीना आता है तो ताप पर निर्भर हो गई। और नमी, वातावरण में ज्यादा नमी है, ज्यादा आर्द्रता है तो पसीना आपको क्या रहेगा? बहता रहेगा, मतलब दिक्कत रहेगी। तो पसीना बहना जो है, जल्द की हानि किस पर निर्भर करती है? दोनों पर निर्भर करेगी। ए और बी दोनों सही आंसर होंगे। अगला देखते हैं। पसीने का मुख्य उपयोग है। पसीना आने से क्या फायदा होता है? फिर वही यहां कार्यक्रम है। पसीना आया, अब आपको जो पसीना आया वो सूखेगा। सूखने का क्या मतलब है कि वो सूखेगा कब? जब उसका बाष्पन हो जाएगा, और बाष्पन हुआ मतलब इस द्रव की क्या हुई? स्टेट चेंज हो गई। ये जो पसीना था, द्रव था, वो कैसे बह गया? अब कुछ लोग तो करेंगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, पसीने की उल्टी सीधी। बेटा समझ ले, हैं समझ लो। तो ये पसीना है, तो पसीना जब आया तो वो द्रव था, द्रव से वो गैस बनी, जब द्रव से गैस बनी तो फिर स्टेट परिवर्तन हुई। स्टेट परिवर्तन हुई, उसने कहा लाओ पैसा, मतलब लाओ गुप्त ऊष्मा। तो वो गुप्त ऊष्मा क्या हुई? हमारी बॉडी से गई, क्योंकि बॉडी हमारी हीट रहती है। तो बॉडी क्या होती है हमारी? ज्यादा गर्म ना हो जाए इसलिए पसीना आता रहता है, और बॉडी से हीट क्या होती है? निकलती रहती है। कैसे? गुप्त ऊष्मा के रूप में। स्टेट परिवर्तन मैंने आपको कहानी बता दी। तो क्या है पसीने का मुख्य उपयोग? क्या है? शरीर के टेम्परेचर को वो क्या करता है? मेंटेन रखता है। 56 में का ये आंसर हो जाएगा। शायद 88 सवाल हैं आज की स्लाइड में। भाई सब चैप्टर कंप्लीट कर लो, चुपचाप बैठ गए, ठीक है, परीक्षा आपकी नजदीक आ रही है। चलो, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, क्यों? मैं जो अब जैसे एक में कॉन्सेप्ट समझा दिया, वही बात है। पंखा क्या करेगा? बाष्पीकरण की दर तेज कर देगा। बाष्पीकरण क्या करेगा? पसीना गुप्त ऊष्मा लेगा। गुप्त ऊष्मा कहां से आएगी? हमारे शरीर से। हमारे शरीर को ठंडक महसूस होगी, हमें लगता है पंखा भाई तुम ना होते तो हमारे जीवन में क्या होता, ठीक है। चलो, तो गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, क्यों? क्योंकि पंखा ठंडी हवा देता है, हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत होता है, और हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकृत होती है, हवा की संवाहकता बढ़ जाती है। तो क्या होगा? पसीना हमारे शरीर से बाष्पीकृत होगा या हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकृत होगी। बी सी में से एक आंसर होना चाहिए, देख लेना, शायद बी होगा, ठीक है, मतलब कंफर्म कर लेना यार, किताब तो आप सब लोगों के पास में, गलत बताना आपको नहीं चाह रहा हूं। तो बी सी में से एक आंसर होगा इसका। अगला सवाल देखते हैं। मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा जल ठंडा रहता है? इसमें भी वही चक्कर है, बाष्पीकरण हो रहा है। कैसे? मिट्टी का जब आप घड़ा लाओगे तो उसमें बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, है ना, रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं। तो उनमें से हल्का हल्का पानी बाहर आया, और भाई साहब पानी बाहर आके क्या होगा? पानी बाहर आएगा तो उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? बाष्पीकरण हो जाएगा। और पानी जब बाहर आया, उसका बाष्पीकरण हो गया, तो बाष्पीकरण के लिए फिर क्या चाहिए? गुप्त ऊष्मा चाहिए। गुप्त ऊष्मा काहे से लेगा? उसी जल से लेगा। तो उस जल के पास जो ऊष्मा थी उनने उसे दे दी, तो जल भाई सब ठंडे हो गए। हम कहते हैं आहा, घड़े का जल अलग ही ठंडा होता है। चलो, तो क्या होगा? उसका कारण भी बाष्पीकरण होगा, ठीक है। द्रवण आप समझ रहे हो, किसी चीज का द्रव में बदल जाना। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? इसको भी समझ लो। इंग्लिश में शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसको सब्लिमेशन बोलते हैं, मतलब कंफर्म नहीं हूं मैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है? भाई साहब कोई चीज द्रव में मतलब ठोस में है, और ठोस को द्रव में परिवर्तित मत करो, सीधे गैस में परिवर्तित कर दो। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? कपूर है। कपूर आप जलाते हो, कपूर क्या है? सीधे ठोस से क्या होता है? गैस में परिवर्तित हो जाता है, द्रव द्रव का चक्कर नहीं है। तो सी, इसका मतलब ये होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। एक विशेष दिन व समय में चुरू में 48 डिग्री व शिमला में 24 डिग्री तापमान था, ठीक है। चुरू में कितना है? 48 डिग्री है, और शिमला में कितना है? 24 डिग्री है। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चुरू में 45 में और शिमला में 71 पर रखा गया। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा? ये सवाल है। इसमें से मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन में तापांतर देखते हैं, तो इसमें से इसे घटाएंगे और 71 में से 24 घटाएंगे तो सेम चीज आगे पड़ेगी, 47 मतलब दोनों प्याले क्या होगा? कमरे के तापमान पर एक ही समय में पहुंचेंगे। टेक्निकल सवाल है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। T1 T2 करके टेम्परेचर डिफरेंस और ये वो, तो इस प्रकार के सवाल अगर आपको पता हो तो कराओ, ना पता हो तो छोड़ देना चाहिए। मैं कुछ ना कुछ जोड़ घटा लगाता हूं, जुगाड़ लगाता, दोनों में घटा के देखता, मुझे लगता दोनों 47 आ गया डिफरेंस, तो क्या होगा?
इस प्रकार के सवालों में ऐसे कर लोगे आप। माफ करो यार, बहुत खांसी हो रही है। एक गर्म पिंड 90 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 25 सेकंड ले रहा है। मतलब कितना ठंडा हुआ? 15 डिग्री। फिर 75 से 60 तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? देखो इसको कैसे समझो, ये भी कॉमन सेंस का सवाल है ना। ये भी ये वही वाला सवाल है कि एक आंख से 1 किलोमीटर दिख रहा है तो 2 आंख से कितना दिखेगा, उसी टाइप वाला सवाल है। उसी टाइप के मास्टर के दिमाग में कुछ होगा, उसने ऐसे ही सवाल बना दिया। इसका क्या मतलब है, जब आप अपनी चाय से लो उदाहरण, आपकी चाय बिल्कुल खोलती हुई से नॉर्मल होने में, जिसे आप पीते हो 2-3 मिनट लगते हैं, नॉर्मल हो जाती है। लेकिन बिल्कुल ठंडा होने में मैं कहूं, मतलब आप 100 से 50 डिग्री आने में कितना समय लगा? उसे 2-3 मिनट लगा। लेकिन बिल्कुल ठंडा होने में भाई आधा घंटा लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है टाइम और ज्यादा लग रहा है। तो भले ही सेम वो है कि यहाँ 15 डिग्री कम होने में उसे 25 सेकंड लग रहे हैं, लेकिन इससे फिर 15 डिग्री होने में उसे 25 सेकंड से ज्यादा समय लगेगा। और 60 से फिर और क्या कहते हैं 45 होगा तो उसे और ज्यादा समय लगेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी सही आंसर होगा 60 में का। ठीक है, 25 सेकंड से ज्यादा। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम क्या होता है? ये शायद हमने कल ज्योग्राफी कक्षा में भी देखा था। ज्यादा उमस वाला जब मौसम होता है, उमस वाला मौसम होता है तो क्या होता है? आर्द्र ऊष्मा का अनुभव करते हैं हम, है ना, ज्यादा उमस वाला जब मौसम होता है। अगला सवाल देखते हैं, शुष्कता दशा संदर्भित करती है। शुष्कता क्या होगी? है ना, वातावरण में आर्द्रता ना है, शुष्क है वातावरण, है ना, गीला नहीं है, नमी नहीं है। तो नमी कब ना होगी? जब टेम्परेचर कम होगा। भाई साहब अगर टेम्परेचर ज्यादा होता तो क्या होता? वातावरण में नमी होती रहती, आर्द्रता होती रहती, शुष्कता होती ही नहीं, है ना। तो शुष्कता किससे संबंधित है? तो वहां टेम्परेचर कम है, निम्न ताप से संबंधित है शुष्कता की दशा। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। आर्द्रता कब होगी? आर्द्रता मतलब गीलापन, मतलब नमी। भाई साहब जब ज्यादा गर्मी पड़ेगी, सूर्य तब ज्यादा आएगा तो ज्यादा वाष्पीकरण होगा, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाएगी। और शुष्कता कब होगी? जब वहां या तो पानी ना हो, वाष्पीकरण होने के लिए पानी ना हो, तब भी शुष्कता हो सकती है। अगला देखते हैं, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है। ये तो ऐसी बात हो गई कि हमारे मम्मी पापा हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालते हैं। ठीक है, देखो यार, प्रेशराइज किसी को नहीं करना चाहिए, मतलब लेकिन आपको भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ये नहीं है कि मम्मी पापा आपको महीने घर से पैसा भेज रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के नाम पे आप किसी को चाय पिला रहे हैं, किसी को चॉकलेट दे रहे हैं, किसी को आइसक्रीम खिला रहे हैं। ये सब नहीं करना है ना। तो आपकी भी, अगर आप नैतिक रूप से उचित हैं, तो मेरा ये मानना है कि परमपिता परमेश्वर या परमात्मा भी आपकी मदद करता है ना, ईश्वर जैसे आप कह सकते हैं, वो भी आपकी मदद करता है और आपके माता पिता के दिमाग को नियंत्रित रखता है। वो आपको अनावश्यक परेशान नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि हमारा लौंडा खुद नालायक है तो वो तुम्हें दुखी करते हैं। उन्हें पता होगा हमारा बच्चा पढ़ रहा है, खुद मेहनत कर रहा है, तो वो दुखी नहीं करेंगे, प्रेशराइज नहीं करेंगे। खैर, दबाव आ गया शब्द, इसलिए वो मेरे ऊपर दबाव आ गया आपको ये बात बताने का। खैर, अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर की जो ब्लड वेसल्स हैं, जो रक्त नलिकाएं हैं, वो भी बाहर की तरफ दबाव डालती हैं। तो उस वजह से उसने हम पे अंदर लगाया, हमने उस पर बाहर लगाया, बात बराबर जीरो हो गई। जैसे मैं किसी को धक्का दूं, तुम मुझे धक्का दो, मैं तुम्हें धक्का दूं, तो भाई साहब यही साम्यता की स्थिति बनी रहेगी इसी तरीके से। ऐसे ही वाला सिस्टम है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? आपको बोरियत तो नहीं हो रही है? हो भी रही हो तो क्या होगा, सवाल तो करने हैं आज। ठीक है, चलो। किसी जलीय विलयन का क्वथनांक सही नहीं पूछ रहा है वो। किसी जलीय विलयन का क्वथनांक, मतलब क्वथनांक की बात कर रहे हैं, मतलब उबलने की, शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। हाँ, मैंने आपको बताया कि अगर शुद्ध जल में आप कुछ भी अशुद्धि मिला दोगे, मतलब विलयन बना दोगे, तो उसका क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। किसी विलयन में विलेयों के योग से इसका जल का विभव बढ़ जाता है। किसी विलयन में जल का बाष्प दाब शुद्ध जल के बाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। जब किसी विलयन को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से गाड़ दे, तो विभव वाला चक्कर गलत है, विभव बढ़ता नहीं है, घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 64 का कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसका विभव बढ़ेगा नहीं, विभव घटेगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? क्यों? क्योंकि उसका दाब कम हो गया, जल पे जो दाब लग रहा था वो दाब कम हो गया, तो भाई साहब पहले उबलने लग गए। क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है तो उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। बिल्कुल सही बात है ना, क्वथनांक बिंदु नीचे आ जाता है, इसलिए उबलने लगता है। ठीक है, तो हम वहां क्या करते हैं, कुछ नमक उमक उसमें डाल देंगे, तो उससे क्या होगा? वो अशुद्धि बढ़ गई जल में, अशुद्धि बढ़ गई तो क्वथनांक बढ़ गया, क्वथनांक बढ़ गया तो ज्यादा पे उबलेगा, और ज्यादा पे उबलने का क्या लाभ होगा? उसमें ही ऊष्मा की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और वो खाना बढ़िया तरीके से पक जाएगा।
चलो, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता है, बिल्कुल सही बात है। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, ना जी, वायुमंडलीय दाब बढ़ रहा होता बाबू तो क्वथनांक भी बढ़ जाता, तो ये गलत है। यानी ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका। ए सही है किंतु आर गलत है। तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, 67 नंबर का सवाल हम देखते हैं। क्या है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? प्रेशर कुकर में क्या होगा, जब आप प्रेशर कुकर, जो आपके यहाँ सीटी वाला कुकर है, प्रेशर कुकर उसको बोल रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, आप उस पर दाब बढ़ा देते हो, है ना। दाब जब उस पर बढ़ जाता है तो क्या होता है, उसका क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है। क्वथनांक जब बढ़ गया, ज्यादा पे उबल रहा है, मान लो वो 100 डिग्री पे खुला हुआ होता, 100 डिग्री पे उबलता, लेकिन आपने ढक दिया, वो 120 पे उबल रहा है, तो उसमें जब 120 पे उबल रहा है, ज्यादा तापक्रम पे कोई चीज बॉईल हो रही है, तो ऊष्मा की मात्रा भी उसमें ज्यादा होती है, और ऊष्मा ज्यादा है तो क्योंकि पका रही है ऊष्मा, तो जल्दी उससे वो पक जाता है। तो क्या होगा, अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है, नहीं, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। और इसका में क्या लाभ होगा कि उसमें ऊष्मा की मात्रा अधिक ताप के कारण अधिक हो जाती है, जिस वजह से मामला सब फिट हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? कई बार ये सवाल आया है। उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 68 का। अगला देखते हैं, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्यों? क्योंकि क्या होगा, अधिक दाब के कारण उबलते समय पानी का ताप कम हो जाता है, नहीं। चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं होता, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, उसमें हीट बढ़ जाएगी, ऊष्मा बढ़ जाएगी, और वो क्या होगा, जल्दी पक जाएगा। ये बात समझ में आ रही होगी, है ना, आई होप। प्रेशर कुकर में खाना, अरे भाई कितनी बार आए हो प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रता से पूर्वक बन जाता है, क्योंकि क्या होगा, बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है, मतलब उसके उबलने के सिस्टम को बढ़ा देगा, और उबलने के सिस्टम को बढ़ा देगा तो क्या होगा, ज्यादा ऊष्मा आएगी, ज्यादा ऊष्मा आएगी तो बढ़िया काम हो जाएगा अपना। फिर प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि वाष्प उबलते पानी से कम अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। इस फैक्ट को याद कर लो भाई, सब देख रहे हो कितनी बार पानी उबाल रहे हैं। चलो अगला सवाल देख, फिर प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों? क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अब मैं आपको क्या समझाऊं, मैंने एक बार समझा दिया, आंसर लगाता चल रहा हूं। 73, प्रेशर कुकर में एवोनाइट का हत्ता लगा हुआ होता है, जिसका काला काला वाला सिस्टम होता है ना। क्यों लगाते हैं? माफ करना, क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो ऊष्मा का कुचालक है। कभी कुकर को छू के देखना, ओई मैया हाथ जल गया, है ना, ऐसा वाला सिस्टम, और हत्था पकड़ के आप उसको उतारते हो, सब काम करते हो। तो एवोनाइट क्या है, ऊष्मा का कुचालक है, मतलब उसकी ऊष्मा एवोनाइट तक नहीं पहुंच पाती, उस काले वाले हत्थे तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। तो बात सही है, कथन सही है। एवोनाइट मजबूत होता है, हाँ मजबूत तो होता है, लेकिन कारण नहीं है ये इसका, है ना, कारण नहीं है, कथन दोनों सही है। तो बात वही हो गई, ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है, किंतु सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पे निर्भर करता है? अच्छा, किस पे निर्भर करेगा? ढक्कन में स्थित छिद्र के क्षेत्रफल पर। हाँ भाई, मान लो तुमने ढक्कन लगाया और सर जी मैं तो बड़ा सा होल बना दूंगा, इसमें सीटी की जगह सीटा लगाऊंगा। अब सीटा लगा दोगे भाई तो क्या होगा, सीटा जब लगा दोगे तो क्या होगा, उसका छिद्र का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, प्रेशर जो लग रहा था कम लगेगा, तो उस पर निर्भर करेगा। ज्वाला का तापमान, इससे कोई मतलब नहीं है। ढक्कन का भार, ज्यादा भार होगा प्रेशर उसी हिसाब से बढ़ जाएगा, तो एक और 3 सही होंगे, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका होगा 74 का। अगला सवाल देखते हैं, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करता है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल पर, उस पर रखे गए वजन के ऊपर। सेम सवाल है, रिपीटेड है ना, पीछे बता दिया है, तो यही इसका आंसर होगा। जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन क्या होता है? देखो आयतन पहले क्या होगा, 4 डिग्री पर जब घनत्व सर्वाधिक होगा तो आयतन क्या होगा, मिनिमम होगा। तो मतलब 0 से 4 तक आओगे, फिर 10 तक जाओगे, तो 4 पर घनत्व मिनिमम हो जाएगा, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर प्रसार होना शुरू हो जाता है। तो क्या होगा, पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा, ठीक है, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है, उसे जमने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो बोतल टूट जाती है। क्यों? क्योंकि पानी जमने पे क्या होगा, फैलता है, उसका प्रसार होता है, जमाव के कारण उसका प्रसार होता है। प्रसार क्यों होता है? क्योंकि उसका घनत्व तो कम होता है, तो इसलिए आयतन बढ़ता है, ठीक है, आयतन बढ़ता है, बोतल फट जाती है। कभी जमा के देखना, हम पहले पापा की दुकान पे जो है वो वाली बोतल बिकती थी, जो आप कांच वाली नहीं पीते हो, मतलब जो ये जो आती हैं कंचे वाली, या फिर जो है थम्स अप वगैरह। तो कभी कभी रात में अगर दुकान पे फ्रिज चला हुआ छूट जाता था तो एक आध बोतल फट जाती थी, तो उसका फटने के कारण
तब समझ में नहीं आता था, अब समझ में आता है कि बोतल फट क्यों जाती थी, है ना, क्यों, क्योंकि वो जम गई, जमने से उसका प्रसार हो गया, प्रसार हो गया तो वो बोतल फट गई। ठीक है, चलो तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्यों, क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है, नहीं, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, नहीं, आयतन बढ़ जाएगा, घनत्व तो घटेगा। ठीक है, आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा, उसका आयतन बढ़ जाएगा, इसलिए क्या होगी, फट जाएगी। चलो अगला सवाल देखते हैं, जलयुक्त ग्लास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा। भाई साहब ऐसे सवाल मत दिया करो, मन क्या होता है, बहक जाता है सर। अब मैं क्या करूं, है जलयुक्त ग्लास में, जल की जगह कुछ और युक्त कर देते, ग्लास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या रहेगा, पानी का स्तर वही रहेगा। क्यों, हमेशा याद रखना, बर्फ पूरी तरह से डूब के जल में तैरती है ना, पूर्णतः डूब के तैरती है, तो जल का स्तर वही रहेगा। अगला सवाल देखते हैं, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातों में अपेक्षाकृत गर्म होती है। क्यों, क्यों, क्योंकि बादल क्या करते हैं, ये ज्योग्राफी वाली क्लास में भी कल मैंने बताया था, बादल क्या करते हैं, जो ऊष्मा पार्थिव विकिरण के रूप में जो हीट निकली, देखो होता क्या है कि दो तरह से हम गर्म होते हैं। सूर्य से जो मतलब गर्म होने का प्रत्यक्ष रूप से स्रोत तो सूर्य है, तभी है, सूर्य से जो एनर्जी आ रही है। अब क्या हुआ, दिन के समय पृथ्वी गर्म हो गई और रात के समय पृथ्वी उस हीट को छोड़ती है, उसको बोलते हैं पार्थिव विकिरण। जब बादल होते हैं तो क्या होता है, पार्थिव विकिरण जो छूटा, जैसे ही बादल के पास गया, बादल ने फिर वापस भेज दिया, चल ले चल नीचे, कहां जा रहा ऊपर, तो बादल फिर वापस भेज देता है, मतलब वो हीट उसमें ही रहती है, तो क्या होता है, गर्म रहती है। मतलब जिस दिन बादल है उस दिन ज्यादा गर्मी होगी सर, और जिस दिन बादल नहीं है उस दिन ठंड, मतलब मौसम नॉर्मल होगा, ये रात की कहानी है। और अगर बादल नहीं है तो जो पार्थिव विकिरण के रूप में हीट निकली वो क्या गई, ऊपर चली गई वायुमंडल में, उस तरीके से वापस हो जाती है। तो क्या होता है, क्या करते हैं बादल, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को क्या करते हैं, परावर्तित कर देते हैं या पार्थिव विकिरण को वापस भेज देते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, बस 2-4 मिनट की बात और है, खत्म होने वाली कहानी। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं। क्यों, क्योंकि सेम सवाल है, बादल पृथ्वी से हवा से ऊष्मा विकिरण रोकते हैं, बादल दिन के समय सूर्य की रोशनी नहीं, बादल वातावरण आर्द्र बनाते नहीं, हवा की बादल क्या है भाई, बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं, बादल दिन के समय सूर्य की रोशनी को ग्रहण करते हैं और रात के समय गर्मी का विकिरण करते हैं, बादल वातावरण को आर्द्र बनाते हैं तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, बादल हवा की गति को अवरुद्ध करते हैं तथा ऊष्मा उत्पन्न। इसके हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए, है ना, इसके हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए कि वो जो है वो कर देते हैं, है ना, पृथ्वी बादल से ऊष्मा विकिरण रोक लेते हैं जो पृथ्वी उससे निकल रही है। इसका आंसर ए होगा 81 का। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा कर रहे हैं। नहीं, ऊपर वाले मेघ नहीं करते, जो उच्च मेघ होते हैं, मतलब जैसे एक मेघ यहां है, एक मेघ यहां है, तो उच्च मेघ सौर विकिरण को परावर्तित नहीं करते हैं, ठीक है, निम्न वाले मेघ सौर विकिरण को परावर्तित करते हैं, तो ये गलत है। भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले अवरक्त विकिरणों को निम्न मेघ द्वारा अवशोषण होता है, तापमान प्रभाव नहीं, ये उच्च, मतलब दोनों उल्टा दे रखा है, उच्च मेघ ये वाला काम कर रहा है, भूपृष्ठ वाला मेघ ये वाला काम कर रहा है, तो कौन सा सही पूछ रहा है, तो भाई साहब कोई सही ना हो, ना तो एक सही है ना दो सही है, इसका क्या होगा, ना तो एक ना दो। शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं। क्यों, जो उसकी बात कर रहे हैं, जो कोल्ड स्टोर होता है ना, अपन आलू की खेती करने के बाद आलू कट्टे बचे हुए कोल्ड स्टोर में जाकर रखा है, तो वो ज्यादा समय तक क्यों रहते हैं, क्यों, क्योंकि कोई भी चीज सड़ती या गड़ती श्वसन के कारण है, उसमें जो श्वसन हो रहा है उसके कारण पकना है, ज्यादा पक के फल खराब होता है, तो इसलिए उस पकने की दर को रोकने का या मतलब श्वसन को दर को कम कर देते हैं कौन, ये शीत प्रकोष्ठ, या फिर हम इनको कहते हैं क्या, कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, सूर्य की रोशनी नहीं पड़ने दी जाती, कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन की दर घटा दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 83 का। अगला सवाल देखते हैं, नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ठीक है, ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं जो ऊष्मा का कुचालक है। भाई साहब इससे कोई मतलब नहीं है, कुचालक नहीं है, प्रोटीन की तो बात सही है, प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन कुचालक नहीं होता है, ठीक है, तो ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। बात सही है, क्यों बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ गया, वायु फैल गई तो उसमें रास्ता बढ़िया बन गया, तो ध्वनि और तेज चल के आई, ओहो साफ रास्ता मिल गया, मैं बढ़िया चलूंगी। ठीक है, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, आयाम तथा आवृत्ति में परिवर्तन होने पर सब कुछ मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो ये वो पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें जो आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाएगा, ये बात गलत है, क्योंकि आर्द्रता के बढ़ने पर क्या होगा, नमी के बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होगा, स्पीड उसकी और बूस्टअप हो जाएगी, है ना, तो सी इसका गलत आंसर है, सी सही नहीं है।
अगला देखते हैं, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दो भाई साहब दरवाजा। क्या होगा, जब आप दरवाजा खोल दोगे तो लास्ट कमरा गर्म हो जाएगा। ये सवाल पीछे भी था। आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान को कर सकते हैं, आप अंततः कमरे को गर्म कर लोगे भाई साहब, कुल मिलाकर कमरा गर्म हो जाएगा। संभवतः यही लास्ट सवाल है। हाँ ठीक है, इस प्रकार आपका ऊष्मा और ऊष्मागतिकी के नियम टाइप का जो चैप्टर था वो समाप्त होता है। अगला सवाल हम देखेंगे ध्वनि, साउंड, और इसी प्रकार से जो है आगे हम चलते रहेंगे। जल्दी फिजिक्स खत्म कर लेंगे। ज्योग्राफी की आपकी 3-4 कक्षाएं रह गई हैं, मुझे जहां तक आइडिया है 22 कक्षा लगभग होंगी, 23 हो सकती है, 22 है ना, इस प्रकार होंगी। तो वो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, इधर ये भी लगभग कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद एक नया विषय आपके साथ शुरू किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो आपको कैसी लग रही है बताते चलो। लाइक वाइक तो कर ही दिया करो यार, है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको कैसी लग रही है कमेंट के माध्यम से बताते चलिएगा। कोई राय हो, कुछ कहना चाहते हो तो साझा करते चलिएगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी ही अगली कक्षा में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।